लखन अपने परिवार के साथ एक गांव में रहा करता था और उसके परिवार में उसकी पत्नी माला और एक बेटी मोहिनी थी। मोहिनी को बचपन से ही जादू का बहुत शौक था और वो आए दिन अपने माता पिता और गांव वालों को कुछ न कुछ छोटा मोटा जादू दिखाती रहती थी। ये देखिए पिताजी, मैं इस छड़ी को जादू से गायब कर दूंगी। क्या सच में? दिखाओ फिर। अक्कर बक्कर बम्बे बो, छड़ी चल गायब हो। अरे यह कैसे हुआ? दरअसल मोहिनी को अभी असली जादू नहीं आता था और उसने छड़ी भी अपने हाथ की सफाई से गायब की थी। लेकिन मोहिनी की ये कला देखकर उसके पिता लखन मोहिनी से बहुत खुश होते हैं और वो एक दिन अपनी पत्नी माला से चर्चा कर रहे होते हैं। माला, मुझे तो लगता है हमें मोहिनी को जादू सीखने के लिए शहर भेज देना चाहिए। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तो बेटी को पढ़ाने लिखाने और आगे उसका घर बसाने की सोचनी चाहिए, ना कि जादू वगैरह जैसी फालतू चीजों में पढ़ने देना चाहिए। नहीं माला, तुम गलत कह रही हो। यह कोई फालतू चीज नहीं है। अगर कल को हमारी बेटी जादू सीखकर एक बहुत बड़ी जादूगरनी बन जाती है तो इससे हमारा ही नाम ऊंचा होगा। ऐसा सोचकर लखन अपनी बेटी को जादू सीखने के लिए शहर भेज देता है और मोहिनी भी शहर में मेहनत और लगन से जादू सीखती है। और अब मोहिनी के गांव वापस आने का समय हो चुका था। क्यों जी, कहाँ है आपकी जादूगरनी बेटी? वो तो आज वापस आने वाली थी ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जादू से उसे गायब कर दिया हो? तो लीजिए, आपने बुलाया और हम चले आए। आओ मोहिनी आओ। कैसा रहा तुम्हारा शहर जाने का अनुभव? तुम्हारी जादू की क्लासेस कैसी रही? कुछ जादू वादू सीखा भी कि नहीं? जी पिताजी, मेरी जादू की क्लासेस बहुत अच्छी रही और मैंने वहाँ बहुत से नए जादू सीखे हैं। लेकिन मैं अभी बहुत थक गई हूँ, इसलिए आराम करना चाहती हूँ। मैं आपको बाकी बातें बाद में बताऊंगी। ऐसा कहकर मोहिनी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। लेकिन मोहिनी अपने कमरे में भी जाकर शहर से लाई हुई जादू की किताब ही पढ़ रही होती है, जिसमें वो पढ़ती है कि गांव के झरने के बगल से पूर्णिमा की रात एक जादुई फूल खिलता है और अगर उस फूल को इस किताब के ऊपर रखा जाए तो इससे जादुई लहंगों की बारिश होगी। अरे ये झरना तो पास ही में है और अगर मेरे पास इतने सारे लहंगे होंगे तो मैं उन लहंगों को बेचकर भी बहुत अच्छे पैसे कमा सकूंगी। पूर्णिमा भी परसों ही है तो मुझे वो फूल लाने के लिए तैयार रहना होगा। पूर्णिमा की रात को मोहिनी चोरी छिपे झरने के पास जाती है और उस जादुई फूल की तलाश करने लगती है। अरे अब इतनी बड़ी जगह में मैं उस एक जादुई फूल को कैसे ढूंढूं? तभी उसे बहुत सारे फूलों में एक फूल दिखाई देता है जो बहुत ही अलग सा चमक रहा होता है। आसपास के सारे फूलों में से ये एक फूल अलग ही चमक रहा है। हो ना हो ये वही जादुई फूल होगा। चलो मैं इसे ही तोड़कर ले चलती हूँ। रुक जाओ, कौन हो तुम और मुझे हाथ लगाने का मतलब जानती भी हो तुम? हे जादुई फूल, मैं मोहिनी हूँ और मैं बचपन से ही जादू सीखना चाहती थी। मेरे पास वो जादुई किताब भी है जिसमें आपका जिक्र है। क्या तुम्हारे पास वो किताब है? इसका मतलब है कि तुम एक ईमानदार लड़की हो, वरना तुम्हारे पास वो किताब होते हुए भी तुम मेरे बारे में नहीं जान पाती। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन याद रखना, अगर किसी रोज तुम्हारे मन में लालच या कोई दूसरी बुरी बात आई तो मैं और मेरा जादू हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। और आखिरकार मोहिनी जादुई फूल को घर ले आती है और जैसे ही उस फूल को उस जादुई किताब के ऊपर रखती है तो वहाँ पर जादुई लहंगों की बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन मोहिनी फूल का गलत इस्तेमाल न करके उसके पास जितने भी लहंगे होते हैं केवल उन्हें बेचकर ही एक अच्छा व्यापार खड़ा कर लेती है। साथ ही साथ वो अपने जादू सीखने के शौक को लगातार बढ़ाती जाती है। तो दोस्तों, ये थी जादुई लहंगों की बारिश की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसमें हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाएं। धन्यवाद।
एक गांव में विमला अपनी 2 बेटियों मोना और रीना के साथ रहा करती थी। विमला सब्जी बेचने का काम किया करती थी और इसी से अपनी बेटियों को पाला करती थी। मोना, मैं सब्जी बेचने के लिए बाजार जा रही हूँ, तुम लोग तैयार होकर स्कूल चले जाना, ठीक है? ठीक है माँ, मैं आज शाम को आपके लिए खाना बना कर रखूंगी। माँ, आप शाम को लौटते वक्त हमारे लिए चॉकलेट लेकर आना। इसके बाद विमला अपना सामान लेकर सब्जियां बेचने निकल जाती हैं। लेकिन घर से निकलते ही उसे कुछ ही दूरी पर उसका मकान मालिक मिलता है, जो उससे कहता है, सुनो विमला, यह मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है जो मैं 4-4 महीने तक बिना किराए के तुम्हें यहाँ रहने दूं। अगर 2 दिन के अंदर मेरा किराया नहीं दिया तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को घर से बाहर निकालकर ताला लगा दूंगा। अपने मकान मालिक की ये बातें सुनकर विमला बहुत परेशान होती है और अपने मकान मालिक से कहती है, नहीं नहीं भैया, ऐसा मत कहिए। आपको तो पता ही है कि मेरे पति के गुजर जाने के बाद से मेरा घर कितनी मुश्किलों से चलता है। वह सब मुझे कुछ नहीं पता, मेरे घर में रहना है तो समय पर किराया तो देना ही होगा। ऐसा कहकर वह मकान मालिक वहाँ से चला जाता है और विमला भी उदास होकर अपने काम पर निकल जाती है। दिन भर काम करने के बाद उसकी सारी सब्जियां बिक जाती है। 100, 200, 300, यह तो सिर्फ 300 रुपए है। अब इनमें से मैं घर का खर्चा निकालूं कि घर का किराया दूं? हे भगवान, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। न जाने कब तक मेरे परिवार पर ये मुसीबत बनी रहेगी। अगले दिन विमला का मकान मालिक उसके घर आ जाता है और कहता है, लाओ विमला, मेरे 3 महीने का किराया निकालो। भैया, अभी तो पैसे नहीं हो पाए हैं, लेकिन मैं जल्द ही आपके सारे पैसे दे दूंगी। मैं बहुत सुन चुका हूँ तुम्हारा यह बहाना, अब कोई भी नौटंकी नहीं चलेगी। ऐसा कहकर वह मकान मालिक विमला और उसके पूरे परिवार को घर से बाहर निकालकर घर में ताला लगा देता है। हे भगवान, अब मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा? कहाँ जाएंगे हम लोग? विमला अपने बच्चों के साथ सारा सामान लेकर गांव से निकल रही होती है कि तभी रास्ते में उसकी नजर उसकी सहेली आशा पर पड़ती है, जो अपनी मुर्गियों को डंडी से मार रही होती है। अरे आशा, तू इन बेचारी मुर्गियों को क्यों मार रही है? अरे क्या बताऊं, ये मुर्गियां किसी काम की नहीं है, अंडे तो देती नहीं है, बस दिन भर दाना खा खा कर गंदगी करती रहती है, इसलिए मैं इन्हें अब कसाई को दे दूंगी। वाह आशा, जब तक मुर्गियां अंडे देती थी तो तूने इन्हें पाला और अब इन्हें मरवाने की सोच रही है। यह बहुत ही गलत बात है। तुझे इनकी इतनी ही फिक्र है तो तू इन्हें भी अपने साथ ले जा। वैसे भी मैं इनसे बहुत तंग आ चुकी हूँ। विमला सोचती है कि अगर वह उन मुर्गियों को अपने साथ नहीं लेकर जाएगी तो आशा उन्हें कसाई के पास बेच देगी, इसलिए वह उन सभी मुर्गियों को भी अपने साथ ले जाती है। माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। इसके बाद विमला अपने साथ लाया हुआ खाना अपनी बेटियों को खिलाती है। खुद के लिए खाना कम होने के बावजूद वह मुर्गियों को भी खाना खिलाती है। आज का खाना तो हो गया, लेकिन हम रहेंगे कहाँ? ऐसा सोचकर विमला रोने लगती है कि तभी उनमें से एक मुर्गी बोलती है, चुप हो जाओ विमला, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। उस मुर्गी को बोलता हुआ देखकर विमला, मोना और रीना तीनों ही चौंक जाते हैं। अरे, तुम तो एक मुर्गी हो, तो फिर बोल कैसे सकती हो? विमला, हम सब जादुई मुर्गियां हैं और तुमने आज उस आशा से हमारी जान बचाकर हम पर एहसान किया है और अब तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो हम कैसे तुम्हारे लिए घर बनाते हैं। ऐसा कहकर वे सभी मुर्गियां बहुत सारे सोने के अंडे देती हैं, जिनको जोड़कर वह मुर्गियां जादुई सोने के अंडों का बहुत बड़ा घर बनाती है। उस घर को देखकर वे तीनों ही उन जादुई मुर्गियों को धन्यवाद देती है और खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है। तो दोस्तों, ये थी मुर्गियों के जादुई अंडों के बहुत बड़े घर की कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जब भी मौका मिले सबकी मदद करते रहना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर हम सबके मजेदार चैनल कार्टून बडी टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें,
साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाएं। धन्यवाद। राधिका, ओ राधिका, बेटा यहाँ आकर खाना बनाना सीख ले। कल को जब पराए घर जाएगी तो यही सब चीजें तुझे काम आएगी। ओह माँ, मुझे यह खाना वाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं, और मैं तो जिस भी घर में जाऊंगी वहाँ अपने लिए एक नौकरानी लगवा लूंगी। बेटा, ऐसा नहीं होता है। इंसान के पास कितना भी पैसा क्यों न हो, लेकिन उसे खाना बनाना तो आना ही चाहिए। अपनी माँ के बहुत समझाने के बाद भी राधिका उनकी बात नहीं मानती है और खाना बनाना नहीं सीखती है। और बस इसी बात को लेकर राधिका की माँ बहुत चिंतित रहती थी। लेकिन आखिरकार जैसे तैसे राधिका की शादी हो ही जाती है और अब राधिका का ससुराल में अपनी पहली रसोई बनाने का दिन आता है। अरे बहू, आज घर में मेहमान आने वाले हैं और तुम्हें अपने हाथों से बनाया हुआ खाना ही उन्हें खिलाना है। हमारे घर में बहू की पहली रसोई को बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए तुम्हें आज कुछ विशेष बनाना होगा। लेकिन माँ जी, मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। राधिका की बात सुनकर उसकी सास बहुत गुस्सा होने के साथ साथ बहुत परेशान भी होती है और राधिका से कहती है, यह क्या कह रही हो बहू? अरे, जब तुम्हें पता था कि तुम्हें दूसरे घर जाना था तो तुम्हें पहले ही खाना बनाना सीख लेना था। और तुम्हारी माँ भी कैसी है, जिसने तुम्हें कभी खाना बनाना नहीं सिखाया। अब तो तू क्या ही बनाएगी। लगता है आज पूरे खानदान के सामने मेरी बेइज्जती होने वाली है। सब लोग मुझसे यही कहेंगे कि मैं किस तरह की बहू घर ले आई हूँ। आज तो मुझे कितना कुछ सुनना पड़ेगा। हे राम राम राम। ऐसा कहते हुए राधिका की सास चिंता में वहाँ से बाहर चली जाती है और राधिका भी सोचने लगती है, लगता है मुझे माँ की बात मान लेनी चाहिए थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगवा लेती हूँ। इससे मेरा काम भी आसान हो जाएगा और मेरी सासू माँ की इज्जत भी बच जाएगी। राधिका ऐसा ही करती है। वह एक होटल में ऑर्डर देकर पनीर की सब्जी, रोटियां, चावल और इसी तरह का अलग अलग खाना मंगवा लेती है और उस खाने को घर के बर्तन में पलटा लेती है, जिससे ऐसा लग रहा था कि मानो यह खाना घर में ही बना हो। रात को जब घर में सभी मेहमान इकट्ठा हुए होते हैं तो राधिका की सास उदास मुंह लिए बैठी होती है कि तभी राधिका उनसे कहती है, माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैंने सब व्यवस्थाएं कर दी हैं। सभी मेहमानों को खाना परोसा जाता है और स्वाभाविक तौर पर सभी को खाना बहुत पसंद आता है। मेहमान राधिका की खूब तारीफ भी करते हैं, लेकिन उसकी सास को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मेहमानों के जाने के बाद सास उससे पूछती है, अरे बहू, तू तो कह रही थी कि तुझे खाना बनाना नहीं आता है, फिर खाना कहाँ से आया? राधिका अपनी सास को होटल से खाना मंगवाने वाली पूरी बात बता देती है, जिसे सुनकर उसकी सास कहती है, तूने आज तो होटल से खाना मंगवा लिया, लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? राधिका खाना बनाना सीखती है, लेकिन फिर भी कुछ खास खाना नहीं बना पाती थी, इसलिए उसकी सास उससे नाराज रहा करती थी और धीरे धीरे उनके बीच कड़वाहट बहुत बढ़ने लगी थी। और जब राधिका पहली बार ससुराल से अपने मायके जाती है तो यह बात वह अपनी माँ को भी बताती है। बेटा, मैंने तो तुझे पहले ही बताया था, लेकिन तूने कभी मेरी बात ही नहीं मानी। लेकिन माँ, अब मैं क्या करूँ? अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब मुझे अपना ससुराल छोड़कर दोबारा से आपके पास आना पड़ेगा। नहीं नहीं बेटा, शुभ शुभ बोल, मेरे होते हुए ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तू बस 1 मिनट रुक। ऐसा कहकर राधिका की माँ अंदर कमरे में जाकर वहाँ से एक चम्मच लाकर राधिका को दे देती है। यह ले बेटा, यह चम्मच ही अब तेरी मदद करेगी। माँ, मैं आपसे कह रही हूँ कि मुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आता है और आप मुझे यह चम्मच दे रही हैं।
बेटा, यह हमारी खानदानी चम्मच है और यह कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि जादुई चम्मच है। थाली में खाना परोसते समय तू बस इस चम्मच को खाने में चला देना, खाना अपने आप स्वादिष्ट बन जाएगा। राधिका को पहले तो अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं होता है, लेकिन जब वह ऐसा करके देखती है तो उस जादुई चम्मच से सच में खाना बहुत स्वादिष्ट बन जाता है। इसके बाद तो राधिका उस जादुई चम्मच का इस्तेमाल करके अपनी सास के साथ साथ पूरे घर वालों का दिल ही जीत लेती है। तो दोस्तों, ये थी बहू के जादुई चम्मच की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर हम सबके मजेदार चैनल कार्टून बडी टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले पाए। धन्यवाद।